साथियों नमस्कार। मैं एस डी मीणा, मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे सर्विस गाइड पर आपका स्वागत है। आज आप बात करेंगे सिक की। सिक जब करते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आदमी जब बीमार होता है तो वो सिक रिपोर्ट करता है। तो जो सिक रिपोर्ट होती है तो वो एक्चुअली मेडिकल लीव होती है। तो मेडिकल लीव ऑथराइज एब्सेंट है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एब्सेंट होती है एक ऑथराइज एब्सेंट, एक अनऑथराइज एब्सेंट। मतलब आप बिना पूछे चले गए, अनऑथराइज लीव है तो उसमें डीआर हो जाता है। तो यही मेडिकल लीव में है कि अगर हमने नियमों का पालन किया सिक करने में तो हम ऑथराइज लीव पे है, मेडिकल लीव पे है, और नियमों का पालन नहीं किया तो अनऑथराइज मेडिकल लीव पे है तो चार्जशीट आ जाएगी। चार्जशीट आएगी तो पनिशमेंट भी आएगा। अगर हमने नियमों का पालन किया है तो जब अगर डीआर होता है तो हम डीआर में जवाब में अपने डिफेंस में लिख सकते हैं कि मैंने तो ये नियमों का पालन किया है और मैं ऑथराइज मेडिकल लीव में हूं। तो हम आज बात करते हैं सिक की। जब कर्मचारी बीमार होता है तो अपने ऑफिस में वो सूचना देता है, तो ऑफिस से सिक मेमो उसको दिया जाता है। सिक मेमो के 3 पार्ट होते हैं। एक काउंटर फाइल होता है जो ऑफिस में ही जमा रह जाती है, और 2 पार्ट कर्मचारी को फाड़ के दे देते हैं और उस पर कर्मचारी के पीछे को साइन ले लेते हैं। देखो, कुछ ऑफिसों से सिक रिपोर्ट करने पे सिक मेमो देते नहीं है, ये गलत बात है। अगर आदमी ने बोला मैं बीमार हूं तो कोई ये नहीं बोल सकता तुम बीमार नहीं हो, मैं सिक मेमो नहीं दूंगा। तो उसको सिक मेमो देना चाहिए। वो सिक का मेमो लेगा। मैंने बताया कि सिक मेमो के 3 पार्ट होते हैं। अगर हम लेफ्ट से उनको पढ़ेंगे, मतलब जो पहला काउंटर फाइल होगी वो ऑफिस में ही रहेगी, वो और दूसरा पार्ट बीच वाला बिल्कुल सेम होता है। कर्मचारी का नाम, पदनाम, और उसमें लिखा होता है कि इस कर्मचारी ने आज जो है अपरांत में बिफोर नून या आफ्टरनून इन्फॉर्म किया है कि भाई मैं बीमार हूं, तो मुझे जो है सिक करनी है। तो उसको इसलिए हम सिक मेमो दे रहे हैं। तो उस फॉर्म का नंबर है G18B/R1। ये उस फॉर्म का नंबर है G18B/R1। अब जो दोनों पार्ट एक जैसे हैं उसमें ऑफिस से सिक मेमो देंगे तो उसमें भर देंगे, और उसमें रेलवे हॉस्पिटल के डॉक्टर को ये सूचना दी जाती है कि भाई इस कर्मचारी ने आज इंफॉर्मेशन दिया है बिफोर नून या आफ्टरनून कि वो बीमार है, तो कृपया उसकी जांच करें, और यदि वे ड्यूटी करने के लिए असक्षम है तो आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करें। देखो, ये एक शब्द है, आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करें। तो अब हम इसके बाद बताएंगे कि कितने तरीके के प्रमाण पत्र होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं जो रेलवे डॉक्टर कर्मचारी को जारी करता है। उसी में मतलब जो एक काउंटर फाइल ऑफिस में रह गया और कर्मचारी को 2 दे रहे हैं, उसमें बीच वाले में नीचे नीचे एक लाइन लिखी हुई है। लाइन क्या, पूरा पैरा है, उसे पढ़ के आपको सुनाता हूं, फिर देखें समझे कि जिन मामलों में कर्मचारी के ऊपर वरिष्ठ अधिकारी यह रिपोर्ट करते हैं कि उनके विचार से कर्मचारी की बीमारी की छुट्टी का आवेदन वास्तव में बीमारी को छोड़कर किसी अन्य कारण के लिए है। मतलब इंचार्ज ये सोचता है कि बीमारी के अलावा इसको कोई और कारण है, इसलिए ये बीमारी की छुट्टी मतलब मेडिकल लीव ले रहा है, तो फिर अन्य कारण से वहां रेलवे चिकित्सक कर्मचारी को सघन देखभाल में इस समाधान के लिए रखे कि छुट्टी चिकित्सा के आधार पर आवश्यक है। उस केस में रेलवे के जो डॉक्टर है उस कर्मचारी को बहुत अच्छे से चेक करेंगे, और अगर वो एक्चुअली बीमार है तो फिर उसको मेडिकल लीव पे रखें। तो यहाँ मेडिकल लीव है, ये उसमें इंग्लिश में लिखा है, व्हेन द इमीडिएट सुपरवाइजर रिपोर्ट दैट he considered the reason for applying for sick leave are really other than for illness. The employee should be kept under close observation by the railway doctor to certify himself whether the leave is necessary on medical ground.
तो एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई इससे कि मेडिकल ग्राउंड पे छुट्टी देनी पड़ती है। जो हम LHAP और कम्यूटेड लीव जो लेते हैं, तो इससे क्लियर हो रहा है कि अगर वो वास्तव में बीमार है तो उसको छुट्टी देनी पड़ेगी। तो ये डॉक्टर को ध्यान रखना है। और तीसरा जो पार्ट होता है वो हॉस्पिटल में जाता है, वो खाली रहता है तो हॉस्पिटल उसको भर के कर्मचारी को दे देता है और वो इंचार्ज के पास भेज देता है। उसमें केस नंबर लिख देते हैं, उसकी तारीख होती है, उसमें कॉलम जो होते हैं वो 2 तरह के कॉलम होते हैं। उसमें लिखता है कि कर्मचारी की जांच तो करेंगे कि वह ड्यूटी करने के लिए सक्षम पाया गया, हो सकता है वो फिट ही पाए, जरूरत ही नहीं है मेडिकल लीव की। तो जिसको MOD बोलते हैं, दवाई दिया, बोले जाओ भैया ड्यूटी कर लो, वो दे दे। या ड्यूटी करने के लिए असक्षम पाया जाता है और उसे उसी परिवार के अनुसार प्रमाण पत्र जारी कर देता है। ही इज अनफिट फॉर ड्यूटी एंड सर्टिफिकेट टू बी दिस इफेक्ट इज बीइंग इशूड। मतलब उसकी बीमारी कैसी है उसके हिसाब से उसको जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब G18BR1 सिक मेमो जब रेलवे डॉक्टर के पास लेके रेल कर्मचारी आता है, उसको बताता मैं बीमार हो गया हूं, तो डॉक्टर उसको चेक करेगा और उसने पाया कि सही में ही बीमार है तो वो उसको सिक में रखेगा। तो यहाँ पे पैरा 537 में इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल में लिखा हुआ है कि डॉक्टर इस संदर्भ में 6 प्रकार के सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। उनमें से कोई एक सर्टिफिकेट कर्मचारी को देगा। 6 प्रकार के सर्टिफिकेट है। पहला सिक सर्टिफिकेट, जो उसमें देगा, बीमार हो गया तो देना ही है। इसके बाद में एक सर्टिफिकेट होता है कंटिन्यूअस सिक सर्टिफिकेट, CSC बोलते हैं। तीसरा सर्टिफिकेट होता है सर्टिफिकेट ऑफ रिकमेंडेशन फॉर चेंज ऑफ एयर और ऑक्यूपेशन। चौथा फिट सर्टिफिकेट, पांचवा ड्यूटी फिट सर्टिफिकेट और छठा होता है इनवैलिडेशन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट रेलवे डॉक्टर कर्मचारी को जारी करते हैं। तो हम आज बात करते हैं इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के पैरा 538 से शुरू होता है कि सिक सर्टिफिकेट अगर देना है तो कैसे करें। डॉक्टर ने रख लिया अपने पास, तो कर्मचारी सिक में आ गया, उसके ऑफिस को खबर तो मिलनी चाहिए कि हमारे पास सिक में है। तो डॉक्टर मेडिकल मैनुअल के एनेक्सर 11 में ये परफॉर्मा बना हुआ है, उसके 3 पार्ट है। जैसा सिक मेमो लेते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, ऐसे उसके भी 3 पार्ट है। लेफ्ट से अगर हम राइट में जाए तो पहला जो पार्ट होगा वो काउंटर फाइल होगा, जो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में लगा रहता है। उसमें जो है 3 परिस्थितिक विवरण लिखा होता है कि डेट ऑफ सिक सर्टिफिकेट, किस तारीख को सिक सर्टिफिकेट जारी किया, बताएंगे। फिर अगर कोई रिकमेंडेशन किया है सिक लीव का कि सिक लीव फॉर चेंज ऑफ एयर, ऐसा कोई रिकमेंडेशन किया कि नहीं, यहाँ का हवा पानी इस कर्मचारी को सूट नहीं कर रहा है, इसको थोड़ा बाहर भेज दिया जाए घूमने फिरने अपने निवास स्थान पे, तो वो उसका भी जिक्र होगा। और तीसरा होगा डेट ऑफ फिट सर्टिफिकेट, कि किस तारीख को फिट दिया, ये रिकॉर्ड हमेशा हॉस्पिटल में रहेगा। दूसरा पार्ट होता है फिट सर्टिफिकेट का, कि जब कर्मचारी सिक में से फिट हो जाएगा तो वो सर्टिफिकेट कर्मचारी को दिया जाएगा। तो कर्मचारी को जो सिक में रखते हैं तो फिट होने पर जो उसमें लिखा होता है वो ऐसे शब्द लिखे होते हैं कि आई हियर बाई सर्टिफाई दैट आई हैव एग्जाम श्री सो एंड सो डेजिग्नेशन और स्टेशन हु वाज सिक अंडर द ट्रीटमेंट फ्रॉम डेट टू डेट एंड लीव ऑन मेडिकल रिकमेंडेशन फ्रॉम डेट टू सो डेट इज नाउ फिट टू अटेंड हिज ड्यूटी। इसमें एक शब्द आया ऑन लीव ऑन मेडिकल रिकमेंडेशन, मतलब डॉक्टर मेडिकल लीव के लिए रिकमेंड कर रहा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कि ये इस तारीख से इस तारीख तक रहा और अब ये फिट है। तो ये सर्टिफिकेट जब जमा होता है और कर्मचारी LHAP या कम्यूटेड लीव मांगता है
तो उसको सैंक्शन करना चाहिए। बहुत सी जगह से ऐसे कहते आते कि साहब सैंक्शन नहीं करते, वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें रिकमेंडेशन होता है। तीसरा पार्ट जो होता है, जो सिक सर्टिफिकेट है, और कर्मचारी को पहले ही दिन उसको तुरंत देते हैं, सिक में रखते हैं तो दे देते हैं, और कर्मचारी डॉक्टर उसमें लिखता है कि मैंने इस कर्मचारी की जांच की और ये सिक में है और ये ड्यूटी करने के लिए अनफिट है, अनफिट फॉर ड्यूटी है। ही इज लाइकली टू बी अनफिट परफॉर्म हिम ड्यूटी फॉर, अब उसमें दिन लिखते हैं 7 days, 5 days, 10 days, 7 days विदाउट विद इफेक्ट फ्रॉम डेट। तो उसमें डॉक्टर लिख देगा जिस दिन गया उस दिन से कि ये अनफिट है, और 7 दिन के लिए अनफिट कर दिया। इसके बाद वो सिक सर्टिफिकेट को फाड़ के कर्मचारी को रेलवे डॉक्टर दे देता है। रेलवे कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि उस सर्टिफिकेट को 48 घंटे के अंदर, 48 आवर्स के अंदर अपने इंचार्ज को जाके जमा करवा दे। तो इंचार्ज के पास हो गया, रिकॉर्ड हो जाएगा, भाई इसने सिक किया है, रेलवे डॉक्टर ने रख लिया, तो वो एक लीगल सिक हो गया। उसको कमिट करने में कभी कोई मना नहीं कर सकता है, या LHAP जब मांगते हैं तो उसको दे देते हैं। अब बात आती है, इसी पैरा में लिखा हुआ है कि कोई रेल कर्मचारी रेलवे डॉक्टर के ज्यूरिडिक्शन में रह रहा है और अपनी इच्छा से नॉन रेलवे डॉक्टर, जिसको प्राइवेट डॉक्टर बोलेंगे, से इलाज करवाना चाहता है, तो रेलवे डॉक्टर के उपचार के लिए स्वयं को रखना उसके लिए अनिवार्य नहीं है। ये रूल बोलता है कि कोई कर्मचारी, क्या वो ज्यूरिडिक्शन में है या नहीं है, लेकिन वो बाहर से इलाज करवाना चाहता है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि रेलवे डॉक्टर से इलाज करवाए। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि दो चीज के लिए हिंदुस्तान में कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। क्या, अगर कोई केस में फंस गया, अदालत में जाना है, तो ये नहीं बोल सकते कि आप इस वकील को रखो, इस वकील को मत रखो। ये उस आदमी का विश्वास है कि मुझे कोर्ट में से कौन बचा सकता है, उस वकील को वो रखेगा। इसी प्रकार कोई बीमार हुआ तो किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप इस हॉस्पिटल में इलाज करवाओ, इस हॉस्पिटल में मत करवाओ, इस डॉक्टर से करवाओ, इससे नहीं करवाओ। किसी को प्राइवेट में इलाज करवाना करवाएगा, रेलवे में करवाना जरूरी नहीं है। ये रूल बोलता है कि रेलवे में इलाज करवाने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन एक क्लोज इसमें डाल दिया कि ये आवश्यक है कि यदि चिकित्सा प्रमाण पर अनुपस्थिति की छुट्टी की आवश्यकता है, तो ऐसी छुट्टी के लिए अनुरोध के साथ रेलवे डॉक्टर से बीमारी का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। कर्मचारी इलाज करवा के ड्यूटी कर रहा है तो रेलवे को कोई तकलीफ नहीं है, इलाज करवाओ, ड्यूटी करो प्राइवेट से। लेकिन प्राइवेट में इलाज करवा के अगर वो उस अवधि का मेडिकल लीव लेना चाहता है, तो फिर रेलवे डॉक्टर का कहीं न कहीं सर्टिफिकेट शामिल होना चाहिए, और वो छुट्टी मांगता है तो रेलवे डॉक्टर की रिकमेंडेशन जरूरी है। ये क्लोज है, मतलब रेलवे में सिक कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेलवे का ही है, लेकिन प्राइवेट में अगर सिक कर रहे हैं तो रेलवे डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, छुट्टी अगर लेनी है। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। पहली बात, सिक सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा? जिसके ज्यूरिडिक्शन में रेल कर्मचारी आता है, जिस डॉक्टर के ज्यूरिडिक्शन में रेल कर्मचारी आता है वही करेगा। अब रेल कर्मचारी ने रेलवे डॉक्टर के ज्यूरिडिक्शन के बाहर रहता है। रेलवे डॉक्टर का ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? जो हॉस्पिटल है उसके 2.5 किलोमीटर के एरिया में अगर कर्मचारी रहता है तो उसके ज्यूरिडिक्शन में मान लेंगे। और उस डॉक्टर का ज्यूरिडिक्शन जिन स्टेशनों तक है, उन स्टेशनों से 1 किलोमीटर के रेडियस में भी कोई कर्मचारी होता है तो डॉक्टर का ज्यूरिडिक्शन मानते हैं। लेकिन उससे बाहर अगर रहता है तो कर्मचारी प्राइवेट डॉक्टर से सिक कर सकता है, मतलब प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करवा सकता है। उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। वो डॉक्टर रजिस्टर्ड होना चाहिए, कोई झोला छाप नहीं होना चाहिए।
तो वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, उससे सिक सर्टिफिकेट लेगा और उस सर्टिफिकेट को 48 घंटे के अंदर अपने इंचार्ज को बता देगा कि साहब मैं ये प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ इलाज करवा रहा हूँ और मैं बीमार हूँ। वो सिक सर्टिफिकेट जो इशू होगा वो लगभग जैसे रेलवे वाला सिक सर्टिफिकेट जारी करता उसके लगभग मिलता हुआ आना चाहिए। उसमें वो ये बताएगा इसको क्या बीमारी है और ये ड्यूटी पे नहीं आ सकता तो कितने दिन के लिए ड्यूटी पे नहीं आ सकता। तो ये उसमें उल्लेख होगा। उस सर्टिफिकेट को कर्मचारी को 48 घंटे के अंदर उस कंपटेंट अथॉरिटी को भिजवाना है जो उसकी छुट्टी सैंक्शन करता है, मतलब उसका ऑफिस का सुपरवाइजर ही होगा। यहाँ पे कंपटेंट अथॉरिटी की क्या ड्यूटी है कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले प्रमाण पत्र को, जो सर्टिफिकेट आया सिक को, या उसको ये लगे कि ये फर्जी है। तो दो चीज फर्जी हो सकती है, बीमारी भी फर्जी हो सकती है और डॉक्टर भी फर्जी हो सकता है। तो उसको लगता है कि ये फर्जी है, कोई डाउट जा रहा है, तो वो उस प्रमाण पत्र को, उस केस को ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर है, मतलब जो जूरिडिक्शन का डॉक्टर है, उसके पास भेज देगा कि साहब आप इसमें अब सलाह दो और जांच करके बताओ कि अब क्या करें। तो यहाँ पर रूल ये हुआ कि आप प्राइवेट सिक कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट प्राइवेट डॉक्टर का अपने ऑफिस में 48 घंटे के अंदर भिजवा दें। सर्टिफिकेट मिलने के बाद इंचार्ज या तो मान ले या केस को रेलवे डॉक्टर के पास भेज दे कि इस कर्मचारी ने सिक किया है, आप जांच करके बताओ क्या है। क्लियर हो गया रूल। अब डीआर के जब डिफेंस लिखते हैं उस समय ये सब काम आता है। अब यदि कोई कर्मचारी निजी डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट छुट्टी के लिए साथ में देता है तो रेलवे डॉक्टर के वेरिफिकेशन करने एवं उसके आधार पर एडवाइस पर ही रिजेक्ट कर सकता है। कि कोई कर्मचारी प्राइवेट सर्टिफिकेट दे रहा है डॉक्टर का, मेडिकल सर्टिफिकेट प्राइवेट डॉक्टर का दे रहा है, तो उसको अगर छुट्टी लेनी है तो साथ में रेलवे डॉक्टर का वेरिफिकेशन सिक सर्टिफिकेट, फिट सर्टिफिकेट जरूरी है। फिट सर्टिफिकेट जरूरी, और रेलवे डॉक्टर जैसी एडवाइज करेगा उसी हिसाब से सुपरवाइजर उसको छुट्टी सैंक्शन करेगा या नहीं करेगा। एक चीज और लिखी है कि जहां वेरिफिकेशन के लिए रेलवे मेडिकल ऑफिसर डिप्यूट नहीं किया गया हो वहां प्राइवेट डॉक्टर का प्रमाण पत्र सीधे सीधे मान लेना चाहिए। भाई कर्मचारी ने सूचना दिया कि मैं प्राइवेट डॉक्टर के अंडर में हूं, इंचार्ज की ड्यूटी बनी, इंचार्ज ने अपनी ड्यूटी नहीं किया, फिर वो फिट लाया दिया, तो फिर ये सीधा मान लेना चाहिए कि वो मान लिया कि भाई ये फिट है। तो ये इंचार्ज की भी जिम्मेदारी है कि उसको क्या करना चाहिए, उसको कर्मचारी को घुमाना नहीं चाहिए। इंग्लिश में लिखा है, हाउएवर वेयर द रेलवे मेडिकल ऑफिसर कुड नॉट बी डिप्यूटेड फॉर सच वेरिफिकेशन द सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर मे बी एक्सेप्टेड स्ट्रेट वे। अगर रेलवे डॉक्टर डिप्यूट नहीं किया तो उसको सीधे सीधे मान लेना चाहिए कि भाई इसने लीगल सिक किया है। आगे रेलवे डॉक्टर का जूरिडिक्शन मैंने बता दिया, 2.5 किलोमीटर और स्टेशन जो है उसके 1 किलोमीटर। एक चीज और यहाँ नोट लिखा है कि प्राइवेट सिक का मिसयूज नहीं हो, उसको रोकने के लिए डीआरएम को ये पावर दिया है कि वो विशेष अवधि के लिए प्राइवेट डॉक्टर के ट्रीटमेंट पे बैन लगा सकता है, प्राइवेट सिक को बैन कर सकता है और ये पावर विड्रॉ कर, लेकिन विशेष अवधि के लिए। इंडियन रेलवे स्टेब्लिश कोड में लिखा हुआ है कि गर्मियों में और दीपावली पे 2 टाइम डीआरएम ऐसा काम कर सकता है कि प्राइवेट सिक पे बैन कर दे, लेकिन यहाँ अवधि नहीं लिखी, विशेष अवधि। लग रहा है कि लोग ज्यादा कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, तो वो बैन कर सकता है। आगे लिखा है कि प्रमाण पत्र जारी करते समय रेलवे डॉक्टर रेल कर्मचारियों की अनुपस्थिति की अवधि की सिफारिश करते समय सावधानी और विवेक का प्रयोग करेंगे जिनके लिए ड्यूटी पर उपस्थित होने में असमर्थ है, जो बीमारी की प्रकृति और गंभीरता के अनुरूप होनी चाहिए। मतलब रेलवे डॉक्टर को ये बहुत ध्यान रखना है कि वो फैक्ट है
असली सही बीमार है तो ही उसको रिकमेंडेशन करना चाहिए। अब सिक सर्टिफिकेट दे दिया, तो ये सिक सर्टिफिकेट केवल चिकित्सा प्रमाण पत्र पर छुट्टी के लिए आवेदन के समान होगा। उसने छुट्टी के लिए उसको आवेदन करना है बाद में भी, तो उसने सिक सर्टिफिकेट अगर दे दिया, इसका मतलब वो मेडिकल लीव लेने के लिए ऑथराइज हो गया तो उसको मिलेगी। लेकिन उसको ये हेडक्वार्टर छोड़ने की अनुमति नहीं है, मतलब सिक में हेडक्वार्टर छोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर वो विशेष परिस्थिति है जो जाना जरूरी है तो रेलवे डॉक्टर की स्पष्ट अनुमति लेना जरूरी है। डॉक्टर बोल दे, बोले जा सकते हो तो ही जाना चाहिए, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। अब किसी रेलवे कर्मचारी को डॉक्टर ने सिक में रख लिया, तो उसको एक नियमित अंतराल पर रेलवे डॉक्टर जब जब बुलाए उसको जाके हॉस्पिटल में रिपोर्ट करनी है। या वो इतना बीमार है कि बेड रिडन है, आ नहीं सकता, तो अपनी परिस्थिति की सूचना रेलवे डॉक्टर को देना है कि मैं ऐसा हूं। अगर ये दोनों का रूल का पालन नहीं किया तो रेलवे डॉक्टर उसको सिक से डिस्चार्ज करके उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफिस में कर्मचारी के भिजवा देगा, इस तारीख से एब्सेंट है और रेलवे हॉस्पिटल में नहीं आया है, तो उसको डिस्चार्ज। तो ये हो गया सिक सर्टिफिकेट संबंधी। मतलब बीमार हुआ, मेमो लेके गया डॉक्टर के पास और सिक किया तो क्या करना है, और प्राइवेट डॉक्टर के सिक किया तो क्या करना है, दोनों ही बात है। प्राइवेट से भी कर रहे हैं तो सिक सर्टिफिकेट भेजते रहे। आगे है 539 पैरा, इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल का पैरा 539, कंटिन्यूअस सिक सर्टिफिकेट, इसको बोलते हैं CSC। मान लो सिक सर्टिफिकेट में डॉक्टर ने बोला ये 7 दिन के लिए अनफिट है और वो 7 दिन में फिट नहीं हुआ, या प्राइवेट डॉक्टर के पास सिक में है, उसने बोला 7 दिन के लिए ये अनफिट है, 7 दिन इलाज की जरूरत है, लेकिन आगे फिट नहीं हुआ 7 दिन बाद, तो फिर कितने दिन और इलाज चलेगा, वो एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सिक सर्टिफिकेट, CSC। तो उसमें फिर वो लिख देगा इसको और फर्दर 7 डेज चाहिए या 10 दिन चाहिए, 15 दिन चाहिए, लेकिन 15 दिन से ज्यादा का नहीं देते हैं एक बार में, ज्यादातर प्राइवेट डॉक्टर लिख देते हैं। या कोई ऐसा हो गया किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, अब उसमें प्लास्टर चढ़ाया है 45 डेज का, तो वो होता ही है, तो वो सीधा सीधा लिख देगा, वो बीमारी के अनुसार होगा। लेकिन सामान्यतः 15 दिन से ज्यादा एक बार में CSC देते नहीं। तो उस केस में CSC जारी किया जाएगा, CSC इंचार्ज को पहुंचा दिया जाएगा, जिससे कि इंचार्ज को ये पता रहे कि ये कर्मचारी अभी भी सिक में है। इसमें लिखा कहीं नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मान लो रेलवे डॉक्टर को उसने सिक रिपोर्ट किया और रेलवे डॉक्टर ने सिक सर्टिफिकेट किया कि 7 दिन के लिए मैंने इसको इलाज के लिए रखा है, 7 डेज ये सिक में है, और 7 दिन बाद 8, 9, 10 के दिन बाद अगर CSC नहीं आया, कंटिन्यूअस सिक सर्टिफिकेट नहीं आया, तो इंचार्ज को भी रेलवे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसका CSC नहीं आ रहा है, तनख्वाह भी तो बननी है उसकी। देखो रूल तो ये है कि वो अप्लाई करेगा कम्यूटेड लीव तो उसको वेतन मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी बहुत लोग बहुत लंबे बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं, रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो आके अप्लाई करे। तो अभी हमारे यहाँ बड़ौदा डिवीजन है, तो सीनियर डीपी ने एक आदेश ही निकाले हैं कि अगर कोई कर्मचारी ऐसे सिक लीव में है और ऑथराइज सिक लीव है, सर्टिफिकेट उसके सब आ रहे हैं, तो उसका वेतन बनाते रहें, क्योंकि वो ऑथराइज लीव है। जब आएगा जब देखेंगे, लेकिन पेमेंट नहीं रोके उसका, तो ये अच्छी बात है। ऑथराइज लीव है तो उसका पेमेंट बनता रहने का, तो CSC उस केस में जरूरी है। भाई 7 दिन उसने लिखा, हमने 7 दिन पेमेंट बना दिया, अब वो और 7 दिन है तो CSC आया ही नहीं। मान लो डॉक्टर ने 5 दिन बाद हमको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भेजा तो CSC तो आया नहीं, आपने तनख्वाह बना दी, तो क्या करोगे? तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हो गया तो तनख्वाह रोकनी पड़ेगी। तो इस चीज का ध्यान रखें, कंटिन्यू सिक सर्टिफिकेट।
पैरा 540 में लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ लीव फॉर चेंज ऑफ एयर एंड रिक्यूपेशंस। रेलवे डॉक्टर को ये लगता है कि कर्मचारी को जो बीमारी है, अगर उसका वातावरण चेंज हो जाए, एयर चेंज हो जाए, तो उसका स्वास्थ्य लाभ हो सकता है, तो वो ऐसी रिकमेंडेशन दे सकता है। लेकिन ये पावर डीएमओ को है, एडीएमओ को नहीं है। तो एडीएमओ कहीं हेल्थ यूनिट हो या डिवीजन ऑफिस में भी एडीएमओ इलाज कर रहा हो, तो वो सीएमएस को बताएगा कि इसको चेंज ऑफ एयर की जरूरत है, तो डीएमओ उसको अप्रूव करेगा और कर्मचारी को चेंज एयर के लिए कुछ दिन के लिए भेज देंगे। तो ये सर्टिफिकेट रिकमेंडेशन फॉर लीव फॉर चेंज ऑफ एयर का होगा। 541 में लिखा है पैरा में फिट सर्टिफिकेट। अब कर्मचारी फिट हो गया, तो सबसे पहले तो नियम यह है कि जिस कर्मचारी को सिक सर्टिफिकेट दे दिया, उसको फिट सर्टिफिकेट दिए बिना कोई नौकरी पे ले नहीं सकता। एक बार अगर सिक सर्टिफिकेट आ गया तो फिट अनिवार्य है, तो फिट सर्टिफिकेट मिलेगा। फिट सर्टिफिकेट वो जो इलाज करवा रहा है वहां से फिट हो गया तो दे देंगे, या चेंज ऑफ एयर के लिए रिकमेंडेशन किया है तो वहां से आया और फिर लगा कि नहीं अब इसकी तबीयत ठीक हो गई है तो दे दो, तो दे देंगे। तीसरा तरीका है कि कोई कर्मचारी ने प्राइवेट डॉक्टर का सिक किया और 3 दिन के अंदर वो फिट ले आया, तो अभी वो 3 दिन के फिट को वैलिड मान लिया जाएगा, उसको फिर कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, उसको ड्यूटी पे ले लेंगे। इसमें शर्त एक है कि वो लिख के देगा कि मैं इस अवधि में आंख की बीमारी से पीड़ित नहीं था। मतलब प्राइवेट डॉक्टर में अगर आप इलाज करवाते हैं तो आंख का इलाज नहीं करवा सकते, ये इनडायरेक्ट बात है। अगर आंख का इलाज प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ करवा लिया और रेलवे को नहीं बताया तो SF5 आ जाएगी। आंख का इलाज करवाने के लिए चाहे प्राइवेट में करवाओ कि रेलवे में तो करवा दो, तो कोई तकलीफ नहीं है, अनुमति लेना जरूरी है। इसको इनडायरेक्ट ऐसा समझ ले, लिखा कहीं नहीं है, लिखा कहीं नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्ट ये है, अगर बिना परमिशन के आंख का इलाज बाहर करवा लिया ऐसे ये हुआ है, इसलिए बता रहा हूं। अब कर्मचारी 3 दिन से ज्यादा की सिक में हो तो क्या करेंगे? तो यहां पे बड़े ध्यान से सुनने की बात है। कर्मचारी सिक किया प्राइवेट डॉक्टर से और हमने बता दिया था कि उसने जब 48 घंटे के अंदर अपने ऑफिस को सूचना देना जरूरी है कि मैं प्राइवेट डॉक्टर के अधीन इलाज करवा रहा हूं, वो सिक सर्टिफिकेट दे देगा। जब भी फिट हो 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, अगर CSC दे रहे हैं कंटिन्यूस सर्टिफिकेट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो लोग सिक करते हैं वो इसको गौर से सुना। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया तो 24 घंटे के अंदर अपने इंचार्ज को आके जमा करवा दे उस सर्टिफिकेट को। 24 घंटे के अंदर अपने इंचार्ज को देना है। इंचार्ज की क्या ड्यूटी है कि वो कर्मचारी जैसे ही फिट लेके आया है प्राइवेट डॉक्टर का, वो रेलवे डॉक्टर के पास भेज देगा कि ये आदमी बाहर से इलाज करवा के आया है और इसके लिए आप फिट सर्टिफिकेट दे दो। तो फिर वो रेलवे डॉक्टर के पास बात गई और रेलवे डॉक्टर 24 घंटे के अंदर उसे फिट सर्टिफिकेट दे देगा। ये लगता है रेलवे डॉक्टर को कि नहीं ये तो बीमार है, इसको आगे का इलाज करवाना है, तो अपने पास सिक में रख लेगा जब वो सिक में चला जाएगा। लेकिन रेलवे डॉक्टर को लगता है कि नहीं ये ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर उसको फिट सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। नहीं तो रूल में लिखा है कि अगर 24 घंटे के अंदर रेलवे डॉक्टर फिट नहीं देता है तो कर्मचारी को जिस दिन प्राइवेट डॉक्टर ने फिट दिया है उसके 24 घंटे के अंदर ड्यूटी पे मान लिया जाएगा। लोग बताते हैं कि जब वो लेने जाते हैं सर्टिफिकेट 5-5, 6-6 दिन घुमाता है डॉक्टर, वो ठीक नहीं। देखो मैं पढ़ के सुनो। जब रेल कर्मचारी 3 दिन से ज्यादा प्राइवेट सिक में है तो प्राइवेट डॉक्टर से फिट देने के 24 घंटे के अंदर ड्यूटी पर आएगा।
बशर्ते कि रेलवे डॉक्टर ने ड्यूटी के लिए फिट पाया हो। अगर रेलवे डॉक्टर से 24 घंटे से ज़्यादा समय फिट लेने में लगता है तो उसे निजी डॉक्टर से फिट सर्टिफिकेट देने से 24 घंटे में ड्यूटी पे मान लिया जाएगा। ये पैरा 541 इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल में लिखा हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखें कि ऐसा भी होता है। अगर कोई आदमी अपने हेडक्वार्टर से बाहर सिक करता है, लेकिन रेलवे सिक के लिए लिखा हुआ है, वो प्राइवेट के लिए कुछ नहीं लिखा है, तो रेलवे डॉक्टर उसको अपने यहाँ सिक में ले लेगा, लेकिन जब फिट देगा तो उसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट देगा, उस डॉक्टर को एड्रेस करेगा जिस डॉक्टर के ज्यूरिडिक्शन में कर्मचारी काम करता है, और फिर फिट सर्टिफिकेट वहां से मिलेगा। वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट सिक फिट उसको पास भेज देगा और वहां से मिलेगा, लेकिन खबर कर्मचारी को देते रहना। ये हो गया फिट सर्टिफिकेट। अब पैरा 542 542 ये ड्यूटी सर्टिफिकेट का है। देखो, आपको मैंने पहले बताया, हमने जो पैरा पिछले में बताया है 541 में, प्राइवेट डॉक्टर से फिट लेगा तो क्या होगा, लेकिन यहां भी यही है, लेकिन ये थोड़ा सा अंतर है ड्यूटी सर्टिफिकेट का। क्या है, जब कोई रेल कर्मचारी जो रेलवे डॉक्टर के अधिकार क्षेत्र के भीतर है या बाहर है, मतलब रेलवे डॉक्टर के ज्यूरिडिक्शन में है या ज्यूरिडिक्शन के बाहर है, और कोई प्राइवेट डॉक्टर से जो रजिस्टर्ड है उससे इलाज करवा रहा है, तो वो सर्टिफिकेट के साथ में इंचार्ज के पास सिक फिट सर्टिफिकेट लाएगा कि साहब मैं अब फिट हुआ, मुझे नौकरी पे ले लो। यहाँ गलती क्या है, उसने नियमों का पालन नहीं किया है, ये शब्द लिखा है। मतलब कोई कर्मचारी जिसने नियमों का पालन नहीं किया, मतलब पहले दिन सिक हुआ, 48 घंटे में प्राइवेट डॉक्टर का सर्टिफिकेट इंचार्ज के पास भेजना चाहिए, नहीं भेजा। सीएससी भेजना चाहिए, नहीं भेजा। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद एक सर्टिफिकेट लाया, साहब मैं फिट हो गया हूँ, बीमार था मैं खबर नहीं किया और ये अब मुझे ड्यूटी पे ले लो। ये नियम उसके लिए है जिनको अनऑथराइज एब्सेंट में ज्यादातर बोल देते हैं। तो उसने पालन नहीं किया है, तो इंचार्ज क्या करेगा कि एक तो उसने नियम का पालन नहीं किया, दूसरा उसको ये डाउट जाता है कि यार ये बीमार था कि नहीं था, या जो सर्टिफिकेट दे रहा है वो डॉक्टर सही है या नहीं है, तो फिर वो केस को रेलवे डॉक्टर के पास भेज देगा कि साहब आप इसको जांच करके बताएं। रेलवे डॉक्टर जो है उसको जांच करेगा, और अगर वो फिट है तो उसको ड्यूटी सर्टिफिकेट देगा। बस ड्यूटी पर सर्टिफिकेट दे देगा कि भाई ये ड्यूटी के लिए फिट पाया जाता है। अब डीआर जब चलेगा वो उस पर चलेगा अनऑथराइज एब्सेंट का, क्योंकि उसने बिना सूचना के एब्सेंट रहा है, नियमों का पालन नहीं किया। तो ये जो है ड्यूटी सर्टिफिकेट का हो गया। और लास्ट सर्टिफिकेट जो रेलवे डॉक्टर जारी करता है, पैरा 543 543 इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल लिखा है, इनवैलिडेशन सर्टिफिकेट। कोई कर्मचारी ने सिक किया और डॉक्टर ने पाया कि नहीं ये बीमारी ऐसी है कि अब ये ड्यूटी करने लायक नहीं है, तो फिर उसको इनवैलिडेशन सर्टिफिकेट देते हैं। उसके लिए मेडिकल बोर्ड बैठता है, सीएमएस उसका हेड होता है, रिकमेंडेशन पीसीएमडी को जाती है, वो एक्सेप्ट हो जाती है, फिर कर्मचारी को इनवैलिडेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप नौकरी करने के लायक नहीं। तो ये 6 सर्टिफिकेट होते हैं जो कर्मचारी को दिए जाते हैं। उसमें खास सिक करना, सिक की खबर करना, सीएससी देना, कंटिन्यूस सिक सर्टिफिकेट, उसका फॉलो करना, और फिट सर्टिफिकेट, ये हमारे काम के होते हैं, लेकिन और हमारे नॉलेज के लिए है। तो इसका पालन करते रहें जिससे कि चार्जशीट मिले नहीं, और मिल जाए तो उसका बचाव हो जाए। आपको चैनल अगर अच्छा लग रहा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देख के अपने कमेंट्स दें। अच्छे लग रहे हैं तो अच्छे कमेंट्स दें, अगर कोई सुझाव हो तो सुझाव दें, तो सुझाव में सुधारने की ओर मैं कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं SD मीणा।